बच्चों कैसे हैं। आज मैं केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करने जा रहा हूं और बच्चों एकदम जीरो से शुरू करूंगा। हर स्टूडेंट गरीब हो चाहे तेज हो, किसी भी स्टूडेंट को आसानी से समझ में आएगा, बशर्ते आप रेगुलर देखते रहिएगा। पहला दूसरा काउंटिंग करके लिखता हूँ 1 2। आज पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसलिए 1 नोट करूँगा, इसलिए आप ध्यान से 1 2 3 4 करके अगर आप टोटल वीडियो देखेंगे तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसी के साथ आज शुरू करता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम या इसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है? संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरे दुनिया में कोई भी वस्तु है कैसे प्राप्त होता है। तो कुछ वस्तु जो है लिविंग थिंग से प्राप्त होता है और कुछ वस्तु जो है नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड होता है, यानी केमिकल सबस्टांस। केमिकल सबस्टांस बेयर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। किसी भी रासायनिक वस्तु को दो भाग में बांटा गया है। पहला सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स में क्या आ गया बच्चों? प्लांट एंड एनिमल, यानी जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होगा। यानी सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक, कार्बनिक कहेंगे। एग्जाम्पल में आप नोट कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट हो गया, आप डेली इसका यूज करते हैं। प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, etc। अब दूसरा है सबस्टांस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु कॉल्ड इनऑर्गेनिक। क्या होगा? इनऑर्गेनिक का अकार्बनिक, यानी जो वस्तु सजीव से प्राप्त होता है, लिविंग थिंग से प्राप्त होता है, कार्बनिक कहलाता है, और जो वस्तु निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग से प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? अकार्बनिक कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, साल्ट हो गया, साल्ट मीन्स नमक, जैसे नॉर्मल साल्ट डेली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेट etc, यानी दुनिया में जितने भी वस्तु हैं दो भाग में बांटा गया। जो सजीव से प्राप्त होगा ऑर्गेनिक कहेंगे, और जो निर्जीव से प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? इनऑर्गेनिक। अब स्टूडेंट हम लोग ध्यान देंगे कि कोई भी वस्तु क्या चीज़ से बना होता है। कोई भी वस्तु जो है क्या चीज़ से बना होता है और कितना उसमें मिला होता है कि कोई वस्तु का निर्माण होता है, तो हम लोग देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, 1805 ईस्वी में जॉन डाल्टन कंसीडर्ड किए, घोषणा किए कि दुनिया में जितने भी वस्तु जो है बने हुए हैं छोटे छोटे कणों से बने होते हैं।
बहुत सारा छोटा कण को मिलाते हैं तो वह वस्तु का निर्माण होता है। उस कण को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं। सबसे पहले जॉन डाल्टन घोषणा किए कि दुनिया में जितने भी वस्तु है सभी छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। उस पार्टिकल्स, उस कण को हम लोग एटम कहते हैं। तो नोट किया जाए बच्चों, इन 1805 जॉन डाल्टन was considered मीन्स घोषणा करना, considered as all matters were composed a small particles which is called, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? which is called एटम कहेंगे। 1805 ईस्वी में जॉन डाल्टन घोषणा किए कि दुनिया में जितने भी वस्तु है, पदार्थ हैं, सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं। उस पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं। यानी आपसे पूछेगा कि एटम क्या है तो क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, यानी एटम जो है बहुत ही सूक्ष्मतम पार्टिकल्स है। इसके बाद ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, परमाणु कहता है स्वतंत्र रूप में होता है। अगर स्वतंत्र हो, फ्री स्टेट में हो परमाणु, तो कोई भी वस्तु नजर आएगा पूरे वायुमंडल में एटम ही एटम नजर आएगा। तो क्या परमाणु स्वतंत्र होता है? नहीं होता है। किस रूप में होता है? यह कंबाइंड रूप में। इट इज फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, या हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। अब आपसे पूछेगा कि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्यों रहता है, यह स्वतंत्र क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह अनस्टेबल है। आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप अनस्टेबल हैं, अस्थाई हैं। आप पढ़िएगा, कहीं नौकरी लगेगा, इंजीनियर डॉक्टर बनिएगा तो आप स्टेबल होइएगा, इसलिए आप अधिक रिएक्टिव हैं और इसलिए आप स्टडी पीरियड में भाग ले रहे हैं। यानी इट इज फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। पूछेगा क्यों एक दूसरे से कंबाइंड होता है, क्या बताइएगा? इट इज अनस्टेबल पार्टिकल्स। और बच्चों अनस्टेबल है, कोई भी एलिमेंट अनस्टेबल होता है तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, स्टक को पूरा करता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर या इलेक्ट्रॉन को देकर। यानी ये क्या है? रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। इट इज मोर रिएक्टिव, अधिक अभिक्रियाशील है। अब पूछेगा इस ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या आया? जब ब्रह्मांड का रचना हुआ तो सबसे पहले एटम पार्टिकल्स हुआ और ये पार्टिकल्स धीरे धीरे कंबाइंड हो के ये कंपाउंड का निर्माण किया, वस्तु का निर्माण किया। यानी एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो जितना अधिक अनस्टेबल होता है वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रिया में भाग लेता है। इसलिए एटम अनस्टेबल है, इसलिए क्या होगा?
मोर रिएक्टिव होगा, और जो जितना अधिक रिएक्टिव है उसमें ऊर्जा उतना ही अधिक होता है। तो लिखते हैं द एनर्जी ऑफ एन एटम इज मैक्सिमम। परमाणु में ऊर्जा क्या होता है? अधिक होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है परमाणु क्या है? इसको नोट किया जाए। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जो आप एटम के बारे में सीखा, अब है कि एटम को तोड़ा जाता है या नहीं तोड़ा जाता है, विखंडित किया जाता है कि नहीं। तो जॉन डाल्टन साहब बोले कि परमाणु जो है अनडिविजिबल पार्टिकल्स है, इतना सूक्ष्म है कि इसको किसी भी भाग में तोड़ा नहीं जा सकता है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद परमाणु को एक नहीं कई भाग में तोड़ा गया, और जो पार्टिकल्स जब तैयार हुआ बच्चों, उसका नाम रखा गया क्या? फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स आपसे पूछेगा क्या है? तो द पार्ट ऑफ एटम, एटम का पार्ट है, यानी एटम के मुख्य कण को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। यानी दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कॉल्ड फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के मुख्य पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। और परमाणु को कितने भाग में तोड़ा गया, और जितने भी भाग में तोड़ा गया उसका नाम क्या रखा गया? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो बच्चों ध्यान दिया जाए, देयर आर about 37 फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी टोटल कितना फंडामेंटल पार्टिकल्स है? देयर आर अबाउट 37, यानी टोटल 37 भाग में परमाणु को विखंडित किया गया। लेकिन इसमें बच्चों द थ्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें 3 जो है मुख्य फंडामेंटल पार्टिकल्स है। बताइए कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। मेरा नाम अभय सांडिल्या है, और आप अपने इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूट्रॉन, ये बच्चों ये 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है प्राइमरी है, प्राइमरी फंडामेंटल पार्टिकल्स। और बाकी जो है ये 3 के बाद सेकेंडरी हो गया। एंड अदर इज सेकेंडरी फंडामेंटल।
तो बच्चों आपको समझ में आया फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है। एटम के मुख्य पार्टिकल्स को फंडामेंटल, दीज सब मीन्स होता है मुख्य, परमाणु के मुख्य कण को फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। और परमाणु के कितने भाग में तोड़ा गया? 37 भाग में, जिसमें 3 जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्राइमरी फंडामेंटल पार्टिकल्स है, और बाकी जो बचा उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी फंडामेंटल पार्टिकल्स कहेंगे। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल, चूंकि एटम से प्राप्त हुआ है, तब पहला पॉइंट लिखते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर बच्चों निगेटिवली चार्ज होता है, तो लिखते हैं इट हैज निगेटिवली चार्ज। इसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है, परमाणु का स्ट्रक्चर बच्चों इस प्रकार से होता है, परमाणु इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से। ए जो है इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसको न्यूक्लियस लिख देते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पाथ, और पाथ होता है के से शुरू, KLMNO। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर ये मूव करते रहता है, घूमते रहता है। तो लिखते हैं एन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ around the nucleus of an atom। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी परमाणु के न्यूक्लियस मीन्स केंद्र के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, सर्कुलर पाथ, यानी वृत्ताकार पाथ पर ये जो है घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया है बच्चों? एन इलेक्ट्रॉन was discovered मीन्स खोज करना, discovered by J.J. Thomson in 1896 इन कैथोड रेज। 9th में आपने पढ़ा होगा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी समय इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। पूछेगा कौन किया? तो J.J. थॉमसन साहब इन 1896। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं रिलेटिव चार्ज, इसका रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1840 AMU, 1/1840। अब 1 में 1840 से डिवाइड करेंगे तो क्या आवेगा? नेग्लिजिबल मास आवेगा कि नहीं? एटॉमिक मास यूनिट, इसको कहते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट।
परमाणु द्रव्यमान इकाई AMU को कहते हैं। अब हम लोग एब्सोल्यूट मास इसका लेते हैं। एब्सोल्यूट मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और ग्राम को केजी में बदलिएगा तो क्या कीजिएगा, 1000 से भाग दीजिएगा। 9.11 10⁻31 केजी क्या होगा, -31 केजी। ये सब बच्चों याद रखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल में बार बार आपको परेशान करेगा, इसलिए ये सब याद रखना पड़ेगा। अब है रिलेटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है इसलिए इसका होता है -1। एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज क्या होगा, -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब्स। क्या होगा, कूलम्ब। लेकिन ये जो होगा इन SI यूनिट में होगा। और CGS में अगर आप लिखते हैं तो ये हो जाएगा -4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये जो है इन CGS सेंटीग्राम सिस्टम, ये जो है इसका चार्ज और मास हुआ। अब इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको लिखने के लिए कहेगा तो कैसे लिखेंगे, यानी सिंबल इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका नीचे चार्ज होता है और मास निग्लिजिबल है, 0 लिखेंगे। और चार्ज क्या है, -1। ये जो है इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो रेगुलर क्लास कीजिए, अनवरत प्रयास कीजिए और टीचर पर हमेशा विश्वास कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और बच्चों, क्या देखेंगे, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक चार्ज। बहुत इजी है स्टूडेंट, ध्यान देंगे हर चीज आपको समझ में आएगा। रेगुलर आप पढ़ते रहिए और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में हमें सूचित करें। स्पेसिफिक चार्ज इसको कहते हैं E/m, यानी चार्ज और मास के रेशियो को, यानी द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास is said to be a specific charge, यानी चार्ज और मास के रेशियो को हम लोग क्या कहेंगे, स्पेसिफिक चार्ज। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन was measured by J.J. थॉमसन साहब इसके स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किए थे। J.J. थॉमसन इन 1897 में। यानी अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या है। तो E/m है, इसमें आप चार्ज को लिखिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, -1.60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसका मास क्या लिखेंगे, 9.11 10⁻⁻, क्या लिखेंगे SI यूनिट में -28 ग्राम। इसका अगर कैलकुलेशन आप करते हैं स्टूडेंट तो आता है -1.78 इंटू 10⁻, क्या होगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम।
ए माइनस ऊपर जाएगा तब प्लस हो जाएगा, कूलम्ब पर ग्राम, यही स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का हुआ। और पूछेगा पूरे फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज किसका होता है, तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज होगा। और इसको आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा क्या आता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसी के साथ स्टूडेंट आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक में हम लोग लेके आएंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन। रेगुलर क्लास करते रहिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। इतना सरल देंगे कि हर टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। इसी के साथ धन्यवाद।